रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका एक अमीर घर की बिगड़ी बेटी थी। अपने पिता के कहने पर उसने एक मिडिल क्लास के लड़के मानव से शादी कर ली, जिसके बाद ससुराल में उसकी सास साधना अपनी नई नवेली बहू की आरती उतारकर उसका स्वागत कर रही होती है। तभी राधिका बोलती है, अरे यार, आप लोग ये ड्रामा जल्दी खत्म करो, मुझे थकान हो रही है। अरे बहू, ये ड्रामा नहीं, ये रस्म होती है। जब नई नवेली बहू घर आती है तो उसका स्वागत किए बिना उसको अंदर नहीं लाते। तो यार प्लीज ना, जल्दी खत्म करो अपने ये पूजा वूजा। मेरे से ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता और ना ही ये धुआं बर्दाश्त हो रहा है। आरती होते ही राधिका अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही मानव अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपने किस लड़की से मेरी शादी करा दी? इतना घमंड और अकड़ भरी है इसमें, कैसे निभाएगी ये एक आम बहू के फर्ज? बेटा, वक्त सब सिखा देता है, वो भी सीख जाएगी। अब पिता के महल से आकर एक छोटे से घर में बसने में समय तो लगेगा ही ना। देखता हूँ माँ, वक्त भी कितना बदल देगा इस घमंड की दुकान को। ससुराल में आकर राधिका अपने माता पिता का गुस्सा भी ससुराल वालों पर उतारती, जिसमें वो घर का कोई काम नहीं करती। साथ ही साथ मानव के क्रेडिट कार्ड से आए दिन शॉपिंग किया करती। लेकिन एक दिन साधना की तबीयत खराब होने पर वो राधिका से बोलती है, राधिका बहू, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो तू क्या रात का खाना बना लेगी? ओ हेलो, ये खाना वाना और टिपिकल बहू वाले काम मेरे से नहीं होंगे। मेरे माँ बाप ने मुझे इतने प्यार से इसलिए नहीं पाला कि मैं यहाँ आकर नौकरानियों वाले काम करूँ। पर बहू, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा ससुराल है। अब तुमको अपनी पूरी जिंदगी यहीं रहना है। इसी बात का तो रोना है। अगर आप नहीं होती ना तो शायद मैं मानव को लेकर अपने घर में ही रह लेती। राधिका की इस बात से साधना को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन राधिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन राधिका अपनी कुछ दोस्तों को घर बुलाती है, जहां वो सब उसको इस छोटे से घर में देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी उनमें से राधिका की एक फ्रेंड मीशा बोलती है, अरे यार राधिका, किस झोपड़पट्टी में रह रही है? सच्ची यार, तेरी तो किस्मत एक राजा से रंक जैसी हो गई है। यार, ये सब पापा का किया धरा है। उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके यहाँ फंसा दिया। तो ऐसा करना, तू अपने पति को लेकर अपने पापा के घर शिफ्ट हो जा। वो माँ का भक्त है, अपनी इस बुढ़िया माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। राधिका अपनी दोस्त के सामने ससुराल की बुराई कर रही होती है। तभी बाहर से मानव आता है और अपने घर में लड़कियों की भीड़ देखकर वो बोलता है, ये सब क्या है? क्या भीड़ लगा रखी है? कौन है ये लोग? तमीज से बात करो, ये सब मेरी दोस्त हैं और भीड़ तो लगेगी ही। इतना छोटा सा घर जो है कि 4 लोग एक साथ खड़े हो जाए तो भी भीड़ लग जाती है। ये कौन है राधिका? दिखने में तो बड़ा ही हैंडसम है यार। अनफॉर्चुनेटली ही इज माई हस्बैंड। ये सब बकवास बंद करो और ये बताओ, माँ कहाँ है? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अंदर किसी कमरे में पड़ी होगी, देख लो जाकर। वैसे तमीज की जरूरत तो तुमको है। खैर छोड़ो, तुमको तो मैं बाद में देखता हूँ। मानव इतना बोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही मीशा राधिका से बोलती है, यार राधिका, तेरा पति तो बहुत हैंडसम है, एकदम माचो मैन। मैं तो कहती हूँ अगर तू खुश नहीं है तो मुझे दे दे। ओह, जस्ट शट अप मीशा। तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? वैसे भी तुझे तो वो पसंद नहीं है। सच्ची यार, हैंडसम लड़का मिले तो मैं पूरी जिंदगी तेरी बुढ़िया सास की जिम्मेदारी ले लूं। बहुत हुआ, अब निकलो यहाँ से। मेरे साथ रहकर उसकी तरफदारी करने वाले गद्दारों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जा रही हूँ राधिका, पर तेरे अंदर किस चीज की अकड़ है? तेरे जिद्दी होने की वजह से ही तेरे पापा ने तुझे एक मिडिल क्लास के पल्ले बांध के अपना पीछा छुड़वा लिया, और तेरा पति तो तुझे एक नजर प्यार से देखता तक नहीं है। कुछ भी तो नहीं है तेरे पास, फिर किस चीज का घमंड है तुझे? यू बिच, गेट आउट ऑफ माई हाउस। मीशा की बातें राधिका को तीर की तरह चुभती है और वो खुद को कमरे में बंद करके अपने कमरे को तहस नहस कर देती है और साथ ही साथ जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, आई डोंट नीड एनीवन, एवरीवन इज अ ट्रेटर। मेरे पापा ने भी मुझे धोखा दिया और अब मेरे दोस्तों ने भी। राधिका के चिल्लाने की आवाज से साधना घबरा जाती है और वो मानव से बोलती है, बेटा, बहू के पास जाना, वो परेशान होगी, कहीं खुद को वो कुछ कर ना ले।
माँ वो खुद को दुख देने वालों में से नहीं है, दूसरों को देती है। बाप के लाड प्यार ने पहले सर चढ़ाया और आज जब उसी सर से फिसलकर नीचे गिरी है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर बेटा अब वो तेरी पत्नी है और तुझे उसके सुख दुख में उसका साथ देना चाहिए। माँ उस दिन जब आपकी तबीयत खराब थी तो क्या उसने आपका साथ दिया? नहीं ना। इसीलिए करने दो जो कर रही है, अपने आप चिल्ला चिल्ला के शांत हो जाएगी। पर बेटा मैंने तुझे ये नहीं सिखाया कि किसी को दुख में देखकर हम ये सोचे कि उसने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। मानव राधिका के कमरे में जाता है जहाँ सारा सामान इधर उधर फैला होता है और राधिका एक कोने में बैठकर रो रही होती है। जिसके बाद मानव बड़े प्यार से उसके पास जाकर बैठता है और उसे टिश्यूज देते हुए बोलता है, अब चीजों पर गुस्सा उतार लिया हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम मेरी बीवी हो, मानता हूँ तुम यहाँ खुश नहीं हो, लेकिन हमारी खुशियाँ हमारे हाथ में होती हैं। अगर हम हमेशा किसी चीज की कमी महसूस करके रोते रहेंगे तो वो कमी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। दौलत है, शौहरत है, सब है। लेकिन रिश्ते नहीं हैं। इंसान को पैसे का घमंड नहीं, रिश्तों का घमंड करना चाहिए, क्योंकि किसी जगह जाकर पैसों का अंत मुमकिन है लेकिन रिश्तों का नहीं। पर मेरे बेरुखे बर्ताव की वजह से सब मुझसे दूर हो गए। मम्मी, पापा, माँ जी और कौन? मैं? हाँ तुम। मानती हूँ मुझे तुमसे प्यार नहीं था, लेकिन जब मेरी दोस्त ने तुम्हें ले जाने की बात की तो मुझे गुस्सा आने लगा। मैं पागल सी हो गई। वो इसलिए कि तुम बाहर से भले जितनी खड़ूस बन लो पर तुम्हारे अंदर भी जज्बात हैं जो वक्त आने पर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसीलिए उनको खुद ही स्वीकार करो। चीजें आसान हो सकती हैं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, बस एक बार तुम कोशिश तो करो। राधिका मानव की बातें सुनकर पछतावे की आग में जलने लगती है और उसे गले लगाकर बोलती है, मानव, क्या माँ जी मुझे माफ करेंगी? इसका जवाब तुमको खुद मिल जाएगा। चलो मेरे साथ। मानव राधिका को लेकर अपनी माँ के कमरे में जाता है जहाँ साधना अपनी बहू का मायूस चेहरा देखकर उसे गले लगा लेती है। ये देखकर राधिका बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अपने घमंड के चलते मैंने आपको कितना गलत बोला। जाने अनजाने में आपको मर जाने तक के लिए बोल दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे बेटी भी भला माँ से माफी मांगती है क्या? मैंने आज तक कभी भी तुझे बहू नहीं माना और ना ही आगे मानूंगी। तू मेरी बेटी है और बेटी ही रहेगी। दोनों सास बहू एक बार फिर से एक दूसरे के गले लग जाती है। ये देखकर मानव बोलता है, मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मुझे भी गले लगा लो। जिसके बाद तीनों आपस में गले मिलते हैं और उस दिन के बाद से राधिका अपनी अकड़ को छोड़कर एक साधारण आज्ञाकारी बहू बन जाती है और इसी के साथ साथ वो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाती है और एक पत्नी के सारे फर्ज निभाते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दर्शना और अमन एक बेकरी शॉप में बर्गर खा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि बिल काउंटर पर होता है और वो दुकान वाले से बोलता है, क्या मैं आपको बिल दे सकता हूँ? मैं रोज यहाँ से आता जाता हूँ। वो क्या है ना कि आज मैं अपना पर्स भूल गया और जल्दी के चक्कर में फोन भी मेरा घर पे रह गया। वहीं पास में ही एक लड़की खड़ी होती है जो कि काफी ज्यादा लेट हो रही होती है। वो बिलिंग काउंटर वाले को पैसे देकर उससे कहती है, अच्छा आप एक काम कीजिए, आप इनके भी पैसे इसी में काट लीजिए। पर मैडम। अरे कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में दे देना। इतना बोलकर वो लड़की उसका भी बिल पे करके वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को देखकर अमन दर्शना से कहता है, दर्शु, हम भी पहली बार यहीं और ऐसे मिले थे ना? हाँ, और तब से तुम्हारा और मेरा साथ बना हुआ है और अब तो ये साथ 7 जन्मों का हो गया है। हाँ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपने पहले दिन को याद करते हैं कि आखिर किस तरह से उन दोनों ने जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक साथ देखा और इस सब के बाद भी आज वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में अपने पुराने दिनों में खो जाते हैं। जहां अगले दिन उसी शॉप में अमन दर्शना को पैसे देने के लिए आता है और उसको 2000 का नोट देता है, जिस पर दर्शना उससे बोलती है, 2000? पर मेरे पास अभी चेंज नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे फिर कभी दे देना। पर मैं आपके पैसे वापस कैसे दूंगी?
अगर इन फ्यूचर हम कभी नहीं मिल पाए तो? कोई बात नहीं, आप मुझसे मेरा नंबर ले लो और आराम से जब आपके पास हो तब दे देना। अमन उसको अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों के बाद दर्शना उसे कॉल करके उसके पैसे वापस ले जाने को बोलती है। अमन अपने पैसे लेने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद उन दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन दोनों को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन अमन दर्शना को रिंग देकर आखिर उसको अपने दिल की बात बता ही देता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन दर्शना अमन को अपने बेस्ट फ्रेंड मोहन से मिलवाने के लिए एक पार्क के बाहर बुलाती है, जहां वो अपने दोस्त के साथ खड़ी होती है। अमन के वहां आते ही दर्शना अमन से कहती है, अमन, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड मोहन, जिसके बारे में मैं तुम्हें हमेशा बताती थी। और मोहन, सॉरी, मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई। ये है मेरा बॉयफ्रेंड अमन। बस इसके लिए बुलाया था यार, कम से कम बता तो देती, मैं टाइम निकाल कर आता मोहन से मिलने। मुझे लगा तुम्हें कुछ जरूरी काम है। खैर, हेलो ब्रो, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा दर्शु, अपना ख्याल रखना तुम, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। इतना बोलकर अमन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद दर्शना मोहन से कहती है, कैसा लगा अमन, अच्छा है ना? तुझे यही पसंद आया? खैर, तूने बीएफ बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। मोहन की नाराजगी देखकर वो उसे मनाने की कोशिश करती है, पर मोहन मन ही मन दर्शना को पसंद करता था। इसीलिए वो अमन को दर्शना से दूर करने के बारे में सोचता है। ऐसे ही एक दिन दर्शना एक रेस्टोरेंट में अमन का इंतजार कर रही होती है और मोहन उसके पास जाकर उससे बोलता है, तू यहाँ किसका वेट कर रही है? यार, अमन मुझसे यहाँ मिलने आने वाला था, मैं बस उसी का वेट कर रही थी। फिर तो यूं ही वेट करती रहे, क्योंकि वो आने वाला नहीं है। मैंने अभी उसको किसी और लड़की के साथ बाइक पर जाते हुए देखा है और जिस तरह वो लड़की उसके साथ बैठी थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो उसकी जीएफ हो। मोहन की बात सुनकर दर्शना अमन को कॉल पर कॉल करना शुरू कर देती है, पर उसका फोन नहीं लगता, जिसकी वजह से वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद अमन दर्शना से मिलता है और उससे बोलता है, दर्शु, यार सॉरी ना, मैं उस दिन लेट हो गया था, पर जब तक मैं आया तब तक तुम वहाँ से चली गई थी। मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ने उसके घर जा रहा था तो तुम्हारी कॉल आई थी और उसको उठाने के चक्कर में मेरे हाथों फोन नीचे गिर गया और वो टूट गया। फ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड थी? दर्शु, ये सब क्या बोल रही हो तुम? दर्शना बिना उसकी कोई बात सुने वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्त मोहन से मिलती है। दर्शना को ऐसे उदास देखकर मोहन उससे बोलता है, क्या हुआ तुझे? उदास क्यों है? कुछ नहीं। मुझे पता है तू आज फिर उस अमन की वजह से अपसेट है। तू उसको छोड़ क्यों नहीं देती यार? वो तेरे लायक है ही नहीं। मोहन दर्शना को अमन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और दर्शना उसके भड़कावे में आकर अमन को छोड़कर उसका नंबर ब्लॉक करके उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है। ऐसे ही एक दिन मोहन और दर्शना एक बार फिर से बुक शॉप पर बुक ले रहे होते हैं और अमन वहीं से जा रहा होता है। अमन को देखकर दर्शना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना बुक लिए मोहन से वो बोलती है, मैं अभी आती हूँ, तुम जब तक बुक ले लो। यार, तेरा और उसका कोई साथ नहीं है, तू उसको भूल क्यों नहीं जाती? नहीं भूल सकती मैं उसे और ना ही छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मैं आज उससे दूर हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। दर्शना मोहन की बातों का जवाब देकर वहाँ से पानी पीने का बहाना बनाकर चली जाती है। दर्शना वहाँ से जाती ही है कि अमन मोहन के पास आकर उससे बोलता है, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे सब पता है कि उसको तुमने ही मुझसे दूर किया है। हाँ, सब कुछ मैंने किया है और करूँगा भी, जब तक वो तुझसे नफरत न करने लगे, क्योंकि दर्शना सिर्फ मेरी है और उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक साथ ही रहेंगे
और अब तू हमारी नजरों और जिंदगी से दूर चले जा। अमन उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, पर दर्शना उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और सारा सच उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो मोहन के पास जाकर उसे थप्पड़ मारकर बोलती है, तेरा मेरा कोई साथ नहीं है, समझ गया तू? और जो तूने मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ये बोलकर वो अमन के पीछे जाती है और उसे रोककर उससे कहती है, अमन, अमन, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर उस वक्त भरोसा नहीं किया, पर अब मुझे सारा सच पता लग गया है। इतना बोलकर वो उसको गले लगा लेती है। ये सब कुछ सोचकर दर्शना अमन से बोलती है, अमन, अब चले यहाँ से, बहुत देर हो चुकी है। ये बोलकर वो दोनों बिल काउंटर पर जाते हैं, जहाँ अमन बिल पे करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि वो अपना फोन और अपना पर्स घर पर ही भूल गया है। ऐसे में दर्शना मुस्कुराते हुए शॉप वाले से बोलती है, भैया ये लीजिए पैसे, और तुम कभी सुधरना मत, हमेशा पैसे और पर्स घर पर ही भूल आते हो। मेरी दर्शु है ना मेरे साथ। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हैं और वहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं और इसी तरह एक साथ खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीते हैं। संस्कृति काम करते हुए बालकनी पर खड़ी होती है कि तभी उसकी नजर नीचे की तरफ पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि एक लड़का उसे इशारे करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उसको ऐसे इशारे करते हुए देखकर संस्कृति खुद से बोलती है, कितना बदतमीज लड़का है, मैं इस मोहल्ले में नई हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ, और ये बदतमीज लड़का इशारे पे इशारे करे जा रहा है। संस्कृति उसको इग्नोर करके अंदर चली जाती है और अगले दिन फिर जब वो काम करने के बाद बालकनी पर आती है तो उस लड़के को इशारे करते हुए दोबारा देखती है। उसको ऐसे इशारे करते हुए देखकर वो एक बार फिर से खुद से कहती है, लगता है इस मोहल्ले के लड़के ही ऐसे हैं, लड़की देखी नहीं और लाइन मारना शुरू। इतना बोलकर वो एक बार फिर अंदर चली जाती है और अगले दिन उसी टाइम पर फिर अपनी बालकनी पर आती है और दोबारा उस लड़के को इशारे करता हुआ देखती है। इस बार उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो नीचे आकर उस लड़के से कहती है, ओ हेलो मिस्टर, क्या बदतमीजी है ये? मैं जब से आई हूँ इस मोहल्ले में देख रही हूँ कि तुम पागलों की तरह मुझे ताड़ते हो और फिर गंदे गंदे से इशारे करते हो। ओ हेलो मैडम, पहली बात तो ये कि मैं आपको नहीं अपने दोस्त को इशारा करके बुलाता हूँ, और दूसरी बात मेरा नाम मिस्टर नहीं प्रतीक है। तभी थोड़ी देर में उसका दोस्त अनुज वहाँ आता है और दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रतीक अपने घर के बाहर खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर संस्कृति सब्जी लेने के लिए आती है और उसकी नजर प्रतीक पर पड़ती है। उसको वहाँ देखकर संस्कृति उसके पास जाती है और जैसे ही उसका नाम लेती है तो प्रतीक उससे बोलता है, अब ये मत बोलना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं मेरे घर के बाहर खड़ा हो सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ तुमसे माफी मांगने आई थी। अरे कोई बात नहीं, एक ही मोहल्ले हैं, इतनी बात तो होती ही रहती है। इतना बोलकर प्रतीक उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद संस्कृति जैसे ही घर के काम से फ्री होती वो प्रतीक से मिलने चली जाती और उसके साथ खूब वक्त बिताया करती। ऐसे ही देखते प्रतीक उसको पसंद करने लगता है और एक दिन वो अनुज को फोन करके उसे अपने घर बुलाता है और कहता है, यार। हाँ भाई, क्या हुआ? यार प्यार हो गया तेरी होने वाली भाभी यानी कि संस्कृति से। भाई कब हुआ? और ये बात तू उससे जाकर बोलना, मुझसे क्यों बोल रहा है? अच्छा एक बात बता, उसको भी तुझसे प्यार है क्या? ये तो नहीं पता, अब तुम मुझे बता ना कि मैं उसको कैसे अपने दिल की बात बताऊं। वो तो बस सारा दिन घर का काम करने में बिजी रहती है, टाइम ही नहीं देती मुझे। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो अपनी इतनी सुंदर बेटी से पूरे दिन घर का काम करवाते रहते हैं। कोई बात नहीं, तू एक काम कर, पुराने जमाने की तरह उसको लव लेटर लिख कर दे दे और उसी में उसका जवाब भी मांग लेना। ये एक अच्छा आइडिया है भाई,
जियो मेरे लाल। इतना बोलकर वो जल्दी से एक लेटर लिखता है और चुपके से संस्कृति के घर में घुसकर वो लेटर रखकर आ जाता है और अगले दिन सब्जी वाले के पास खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। और संस्कृति वहाँ आती है तो वो उसे इशारे करने लगता है। ऐसे में इशारा करते हुए संस्कृति उसे देखकर धीरे से बोलती है, क्या हुआ? इशारे क्यों कर रहे हो? क्या बोलना है? हाँ, मुझे तुमसे ये पूछना था कि मैं जो लेटर तुम्हारे घर में रख कर गया था, तुमने वो पढ़ लिया क्या? कौन सा लेटर? अरे वही लेटर जो मैंने अपने खून से लिखा था और तुम्हारे रूम में रख कर आया था। तुम्हें पता है मेरा कमरा कौन सा है? हाँ ना, मैंने अक्सर तुम्हें देखा है। प्रतीक उससे बात कर ही रहा होता है कि संस्कृति जल्दी से अपना सब्जी का थैला लेकर उससे बोलती है, अभी मैं चलती हूँ, मौका मिलेगा तो तुम्हारा लेटर पढ़ लूंगी। इतना बोलकर वो घबराते हुए वहाँ से चली जाती है और प्रतीक उसके ख्वाबों में खो जाता है, जिसमें वो देखता है कि वो संस्कृति को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर गया है और वहाँ की डेकोरेशन को देखकर संस्कृति उससे बोलती है, ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ। ओ यार, तुम कितने स्वीट हो, पर तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? क्यों? मैं तुमसे। प्रतीक उसे अपने दिल की बात बताने जा ही रहा होता है कि संस्कृति के फोन पर एक फोन आता है, जिससे संस्कृति शोना करके बात कर रही होती है। ये देखकर प्रतीक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो उसके फोन रखते ही उससे बोलता है, संस्कृति, तुम किससे इतने प्यार से बात कर रही थी? कौन है जिसका अभी तुम्हारे पास फोन आया था? ये तो मेरी जान है, मेरा बाबू है, मेरा सोना है। उप्स, सॉरी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। कितने टाइम से हम अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। ये बात सुनते ही प्रतीक का दिल क्षण से टूट जाता है और वो उदास चेहरा लिए वहाँ से चला जाता है। तुरंत अपने दोस्त को अपने घर बुलाकर वो उससे रोते हुए कहता है, भाई, मुझे संस्कृति से प्यार तो हो गया, पर मैंने उससे कभी ये पूछा ही नहीं कि वो सिंगल है या नहीं। मगर उसका बीएफ निकला तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। अबे तू रो क्यों रहा है? तूने लेटर दे दिया ना उसको, अपने आप वो जवाब दे देगी। अरे और अगर तुम दोनों का कुछ नहीं भी हुआ तो तेरा भाई है ना। क्यों बे साले, फिर तुम मुझसे सेटिंग करेगा? अबे नहीं यार, फिर मैं तेरी सेटिंग किसी और से करवा दूंगा। इतना बोलकर दोनों दोस्त बैठकर ड्रिंक करते हैं और रात के 12 बजे प्रतीक अनुज से कहता है, ओ भाई चल जल्दी। अबे कहाँ पर? संस्कृति के घर। मैंने उसको 12 बजे उसके घर के बाहर मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। इतना बोलकर वो अनुज का पैर खींचते हुए उसको जमीन से घसीटते हुए बाहर ले आता है और संस्कृति के घर के बाहर खड़ा होकर संस्कृति का इंतजार करता है। कुछ ही देर में संस्कृति वहाँ आ जाती है और घर के बाहर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है कि तभी प्रतीक उसे वहाँ पर देखकर अपने दोस्त से कहता है, भाई मुझे संस्कृति नजर आ रही है। अबे बेवड़े, वो संस्कृति ही है। प्रतीक खुद को संभालते हुए संस्कृति के पास जाता है और उससे बोलता है, संस्कृति, इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हें तो अंदर से आना चाहिए था ना, पर तुम। हाँ, क्योंकि मैं पार्टी में गई थी और माँ पापा ने बोला था कि जल्दी आना, लेकिन मुझे रात हो गई आते आते। अब घर में सब सो रहे होंगे, अभी अंदर गई तो सबको पता चल जाएगा। तुम मेरी मदद कर दो ना छुपके से अंदर जाने में। क्यों नहीं, मैं हूँ ना। और तुमने मेरा लेटर पढ़ा जो मैंने तुम्हें दिया था? पता है, मैंने वो लेटर अपने खून से लिखा था, पर देखने में ऐसा लगता है जैसे रेड पेन से लिखा है, पर मैंने उसको अपने खून से लिखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे तुम दोनों अंदर जाने में मेरी मदद करोगी तभी तो तुम्हारा खून से लिखा हुआ लेटर पढ़ पाऊंगी ना। अब सीधे सीधे बोलो, मदद करनी है या नहीं? प्रतीक उसकी मदद के लिए राजी हो जाता है और घोड़ा बनकर उसको अपने ऊपर चढ़ाकर दरवाजे की दूसरी ओर पार करवा देता है और वो वहाँ से अपने दोस्त को लेकर घर चला जाता है। और जब अगली सुबह वो दोनों संस्कृति के घर के पास आते हैं तो प्रतीक देखता है कि उसके घर के आगे बहुत ज्यादा भीड़ है और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसे में प्रतीक और अनुज वहाँ जाकर पुलिस वालों से सारी बातें पूछते हैं, जिस पर वो पुलिस वाले इंस्पेक्टर बोलती हैं, इस घर में संस्कृति नाम की एक लड़की थी।
नौकरानी का काम करती थी, वो इस घर को लूट कर भाग गई। इसलिए बोला जाता है सबको कि किसी भी नौकर को जब अपने घर में रखो तो उसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस को दो, ताकि कल को ऐसा कुछ किसी के साथ ना हो। संस्कृति की असलियत सुनकर प्रतीक अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाता है और पुलिस सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, जिसमें वो देखती है कि प्रतीक संस्कृति के घर में जाने में मदद कर रहा है। पुलिस जैसे ही उसको पकड़ती है, प्रतीक भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।